बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करना है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नेम है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं एटम का। एटम किसको कहते हैं? एटम डियर स्टूडेंट एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये पहला कंसेप्ट कहता था। इसी तरह से हम ये कहते हैं जो एटम होता है वो अकेला भी रह सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। कुछ एटम ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन इनकी ये खासियत है एटम कोई भी हो वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट जरूर करते हैं। तो फर्दर हम देखते हैं डाल्टन थ्योरी क्या कहती है। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये डाल्टन थ्योरी कहती थी। मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? आज की रिसर्च के मुताबिक या हम देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो हम टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में हम देखते हैं। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में विलियम ब्रूक्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपना एक्सपेरिमेंट एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया। इसके अंदर गैस भर दी और बैटरी के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद थे 2 इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को उसने जोड़ दिया बैटरी के साथ और करंट को पास करने की कोशिश की। जब करंट को पास किया तो उसके जो रिजल्ट थे उसने नोट किए। डिस्चार्ज ट्यूब नजर आ रही है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए हुए हैं जिनको एनोड और कैथोड कहते हैं, और इसको नीचे बैटरी के साथ अटैच किया गया है। जो अटैच किया गया है तो करंट वो दे रही है बैटरी। इसने इसने डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर बहुत ही कम रखा और कम रखने के बाद इसने फिक्स अमाउंट में करंट प्रोवाइड किया। ऑलमोस्ट 5000 वोल्ट का करंट था। मजीद हम अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर मजीद कम कर दिया जाए, ऑलमोस्ट 5000 से लेके 10000 वोल्ट दे दिया जाए, प्रेशर कम होगा, वोल्टेज हाई होगी, तब इसके दौरान ग्लो प्रोड्यूस होता है। ग्लो कैसे प्रोड्यूस होता है वो आगे चल के मैं बात करूंगा। लेकिन अगर हम फर्दर प्रेशर कम कर देते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तब हमें ग्लो नजर नहीं आता, बल्कि हमें फ्लोरेसेंस नजर आता है। जो ग्लो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, फ्लोरेसेंस नजर हमें आएगा। अब सवाल ये है ग्लो क्या चीज है, फ्लोरेसेंस क्या चीज है। तो देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, ये बात याद रहे, डिस्चार्ज ट्यूब में हवा का प्रेशर कम है लेकिन हमने कोई खास गैस उसमें जरूर भर दी है।
अब जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और डी एक्साइट होता है। इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन एंड लॉस करता है, इससे प्रोड्यूस होता है ग्लो। ये यूनिफॉर्म ग्लो होता है, ये प्रोड्यूस हुआ है जब हम बात करते हैं, जब इसमें हमने करंट को दिया हुआ है हाई वोल्टेज और प्रेशर लो रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर एट वेरी लो प्रेशर, हम मजीद प्रेशर कम कर देते हैं, तो इस नतीजे में क्या होने वाला है, ग्लो डिसअपीयर हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, इसमें एक तो स्पेस पैदा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद वापस नहीं आएगा, वो आगे निकल जाएगा, और जब ये टकराएगा वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, यानी दीवार के साथ, तो हमें फ्लोरेसेंस यानी एक अजीब एक नई चमक नजर आती है। तो हम ये कहते हैं कि ये फ्लोरेसेंस और ये ग्लो, ये दो अलग चीजें थी, ये पैदा हुई हैं। वो पैदा हुआ ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोड्यूस हुआ है जब वो इलेक्ट्रॉन इस वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराते हैं, तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें फर्दर, जो फ्लोरेसेंस डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा होता है, ये डिपेंड करता है कि जो ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लास किस मटेरियल का बना हुआ है, उसी की बेस पर प्रोड्यूस होता है फ्लोरेसेंस। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है इस एक्सपेरिमेंट की, कि अगर गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है उसको चेंज कर लें, या जो कैथोड और एनोड लगे हुए हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, हम उसको चेंज कर दें, लेकिन जब रेडिएशन प्रोड्यूस होगी इस दौरान वो सेम टाइप ऑफ रेडिएशन होगी। अब ओवरऑल अगर हम इसकी स्टडी देखें तो हुआ ये कि जब उसने डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद कैथोड और एनोड के साथ जो बैटरी कनेक्टेड थी, जैसे ही करंट ऑन किया तो कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस हुई कैथोड से। चूंकि वो कैथोड से निकल रही थी, उन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज का। सेम ऐसे ही इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो कोई स्मॉल पेडल इनके रास्ते में रख दिया जाए तो ये इतने तेज पार्टिकल्स होती हैं कि उस स्मॉल पेडल को मूव करा देते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उससे चला सकते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इनका कुछ मास और वेलोसिटी है, मीन ये मोमेंटम रखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये 1895 में जे पेरेल ने प्रूव किया कि ये रेज डिफ्लेक्ट होती हैं अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए, और तो उसने खास डायरेक्शन रखी एक मैग्नेटिक फील्ड की जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, तो उस पॉइंट का नाम दिया जिस पे वो मुड़ रहे थे, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, P3 का नाम दिया। तो 1997 में जे थॉमसन ने ये बात प्रूव की, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया और इन रेज को ट्रेवल कराया, तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की P2 पर। अब ये क्या है P2 एंड P3? दरअसल ये वो चार्ज प्लेट है जो अपोजिट चार्ज रखती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये मुड़ रही थी ऐसी प्लेट की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ना इस बात को प्रूफ कर रहा था कि ये खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट्स हैं। तो P स्टैंड फॉर प्लेट्स है, तो जिस प्लेट्स की तरफ ये मुड़ती हैं ये P2 एंड P3। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि इनका झुकाव होगा P3 पर, और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करते हैं तो इनका झुकाव होगा, इनकी डिफ्लेक्शन होगी P2 पर। और अगर दोनों ये क्या हो जाए, मीन हम P2 और P3 को जो देख रहे हैं, अगर हम ये गौर करें इसमें P1 भी होगा। P1 कहां से आएगा?
जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मीन आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट नहीं दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी हुई, तब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और जिस तरफ से ये जाएंगे उस पॉइंट को, उस प्लेट को हम नाम देते हैं P1 का नाम देते हैं। तो एक P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। P1 जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी और ये कब आएगी, जब सामने जो प्लेट होगी और P1 वाली प्लेट जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या तो बिल्कुल जीरो हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑन हो जाए, तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल करेंगे, तब भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव